विद्वान साथियों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के इस सीरीज के अंदर मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने मूल अधिकारों के परिचय के बारे में अध्ययन किया था, यानी मूल अधिकारों का थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन परिचय दिया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें अध्ययन करेंगे मूल अधिकारों की विशेषता। मूल अधिकारों के बारे में इसकी जो डेफिनेशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। और आज यानी अब हम अध्ययन करेंगे मूल अधिकारों की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार दिए हुए हैं, उन अधिकारों की विशेषता क्या है, कौन कौन सी मूल अधिकारों की विशेषता है, वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। पहला है कुछ नागरिकों के लिए, कुछ व्यक्तियों के लिए। मूल अधिकारों की पहली विशेषता है कि कुछ मूल अधिकार तो नागरिकों को मिले हुए हैं और कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों को मिले हुए हैं। यानी नागरिकों को मिले हुए हैं कुछ मूल अधिकार और कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों को मिले हुए हैं। तो अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि नागरिक और व्यक्ति में अंतर क्या होता है, नागरिक कौन होते हैं और व्यक्ति कौन होते हैं। तो व्यक्ति का मतलब होता है, व्यक्ति का मतलब होता है मानव, मनुष्य। व्यक्ति का मतलब मानव यानी मनुष्य। मनुष्य चाहे वो भारत देश का हो, चाहे वो विदेशी हो, या किसी संस्था से संबंधित कोई व्यक्ति हो चाहे, यानी जो मनुष्य है उसको व्यक्ति मानता है संविधान। और कुछ अधिकार दिए हुए हैं संविधान के द्वारा कि वो बाहर जो विदेशी लोग हैं वो यदि भारत के अंदर आए, विदेशी से कोई व्यक्ति भारत के अंदर कुछ रोजगार करने के लिए आए या कोई घूमने के लिए आए जो भी, तो उनको भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिक होते हैं, नागरिक होते हैं व्यक्ति और राज्य का समझौता, राज्य और व्यक्ति का समझौता। राज्य और व्यक्ति के बीच में एक समझौता होता है जिसमें राज्य कुछ सुविधाएं प्रदान करता है व्यक्तियों को और व्यक्ति उसके बदले में राज्य के प्रति निष्ठा की भावना रखते हैं, उनके बनाए नियम और कानून कायदों के अनुसार अनुसरण करते हैं और राज्य की सुरक्षा की गारंटी भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार राज्य और व्यक्ति इन दोनों के अंदर एक समझौता होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इस समझौते के तहत हम कहेंगे कि ये नागरिक मतलब जैसे भारत का कोई व्यक्ति नागरिक, इसका मतलब हम कहेंगे कि उस व्यक्ति का भारत जो राज्य है उसके साथ समझौता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद हैं वो केवल नागरिकों के लिए हैं। यानी ये अनुच्छेद भारत के नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं भारत के संविधान के अंदर। इसके अलावा जो अनुच्छेद बच गए वो व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, यानी उन जो अधिकार हैं वो अधिकार विदेशी भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे देश की सीमा में। दूसरा है असीमित नहीं, यानी मूल अधिकार हैं वो असीमित नहीं है। ये नहीं है कि मूल अधिकार असीमित हैं और वो लोगों को बहुत ज्यादा मिल गए, नहीं, मूल अधिकार सीमित भी हैं। वादियों के हैं। यदि कोई विवाद होता है वो मूल अधिकारों के ऊपर तो कोर्ट में यानी न्यायपालिका के अंदर इसका जो वाद है उसका निस्तारण होता है। जैसे कि संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार जो एक वादियों के अधिकार था, यानी उस एक मूल अधिकार था, उस पर विवाद पैदा हो गया तो उसके ऊपर उसमें संशोधन वगैरह किया गया और उसको फिर हटा दिया गया। तो मतलब मूल अधिकार है वो वादियों के हैं, उस पर विवाद हो सकता है। किसी मूल अधिकारों की वजह से यदि देश की जनता को यानी लोगों को यदि नुकसान हो रहा हो तो उसको हटा दिया जाता है। उचित प्रतिबंध जरूरत के अनुसार, यानी समय के ऊपर यदि भारत के अंदर कोई ऐसा संकट आ जाए या कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए देश के अंदर तो कि मूल अधिकार हैं उनकी मांग बढ़ने से देश है वो ज्यादा संकट में पड़ जाए, तो इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए, यानी भारत की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यदि कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है संसद के द्वारा, यानी संसद मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तीसरा है संतुलन, यानी मूल अधिकार व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता के बीच में संतुलन स्थापित करते हैं।
एक व्यक्ति यानी व्यक्ति खुद की अपनी स्वतंत्रता और एक होती है समाज की स्वतंत्रता। तो इन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित कर सकते हैं, करने का काम ये करते हैं। तो मतलब संतुलन, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके अपने अधिकार हैं, अब वो चाहता है समाज के अंदर एकदम बेहतर और बहुत आलीशान शानदार तरीके से जीवन जीना चाहता है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि उसके स्वतंत्रता का जो उसका अधिकार है, उस अधिकार की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार न छीना जाए, समाज का भी ध्यान रखा जाए। तो व्यक्तिगत और सामाजिक जो स्वतंत्रता है उनके बीच में संतुलन बनाया जा सकता है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन न करे। अधिकार यानी स्वतंत्रता जो अधिकार है वो प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि वह दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उसमें हनन नहीं होना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नकारात्मक एवं सकारात्मक मूल अधिकारों की चौथी विशेषता है कि मूल अधिकार नकारात्मक भी हैं और ये सकारात्मक भी हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। नकारात्मक इसीलिए है कि मूल अधिकार जो राज्य है उसकी शक्ति को कम करते हैं। अगर मूल अधिकार नहीं होंगे तो राज्य को असीमित शक्ति मिल जाएंगी और राज्य अपने अनुसार किसी प्रकार के कानून और कायदे का निर्माण कर सकता है, और वो कानून और कायदों के नियम के निर्माण से पूरे राष्ट्र के ऊपर एक तानाशाह स्थापित कर सकता है। तो उस सिस्टम को रोकने के लिए, यानी कि ये नकारात्मक है क्योंकि राज्य है, राज्य के जो अधिकार हैं, जो राज्य की जो शक्ति है, उनको ये कम करता है, कम कर दे, इसलिए नकारात्मक है। सकारात्मक है व्यक्तियों को विशेष सुविधा प्रदान करता है, देश के नागरिकों को या जो व्यक्ति हैं उनको ये जो मूल अधिकारों को विशेष सुविधाएं प्रदान करता है, विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। इसका मतलब ये सकारात्मक हो गए क्योंकि ये सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, और नकारात्मक किसी की राज्य की शक्ति को कम करता है, इसलिए ये नकारात्मक हो गए। पांचवा मूल जो अधिकारों की पांचवी विशेषता है उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा। मूल अधिकारों को भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा गारंटी दी गई है, उसके द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है कि जो मूल अधिकारों का यदि हनन होता है, किसी राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा हनन किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास ये एक अधिकार है, उसके पास एक शक्ति है, पावर है कि वो मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान यानी उनकी सुरक्षा करे। इस प्रकार से यदि कोई विधेयक लेके आए और जो विधेयक मूल अधिकारों को कम करा हो, यानी उनका अल्पीकरण करा, उनका कम किया जा रहा हो, तब जो उच्चतम न्यायालय है उन अधिकारों को रिजेक्ट, यानी उस प्रकार के जो विधेयक होते हैं उनको रिजेक्ट कर सकता है, उनको निस्तारण कर सकता है। छठी विशेषता है स्थायी नहीं, कि मूल अधिकार स्थायी नहीं है। ये नहीं है कि मूल अधिकार स्थायी हो गए और एक बार अगर संविधान के अंदर लिख दिए गए और जनता को प्रदान हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्थायी हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। देश के अंदर कभी भी कोई असामान्य स्थिति आ जाए तो उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है और निलंबन भी किया जा सकता है। तो मूल अधिकारों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाने का काम करेगी संसद। ये ध्यान रहे कि जो प्रतिबंध है मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगाने का जो काम करेगी संसद। संसद के पास शक्ति है कि वो किसी विशेष या असामान्य स्थिति से निपटने के लिए, जहां देश की सुरक्षा या किसी क्षेत्र की सुरक्षा का मामला हो, तो वह मूल अधिकारों पे संपूर्ण पे या किसी कुछ एक चुनिंदा अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने जो शक्ति है वो संसद के पास है। निलंबन, राष्ट्रपति, देश का जो राष्ट्रपति है उसके पास ये शक्ति है कि वो मूल अधिकारों को निलंबन कर सकता है। यानी निलंबन की बात होगी तो निलंबन करने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के साथ है, मूल अधिकारों का निलंबन। और प्रतिबंध की बात होती है तो प्रतिबंध लगाती है संसद। संसद मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है और जो ये राष्ट्रपति होती है वो मूल अधिकारों को सस्पेंड करता है, उनका निलंबन करता है। विशेष रूप से जैसे इमरजेंसी, आपातकाल की स्थिति लागू होती है देश के अंदर, जैसे इमरजेंसी लगी यानी आपातकाल की स्थिति हो, तो उसमें राष्ट्रपति अपने अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो ये 6 जो भारतीय जो मूल अधिकारों की विशेषता हैं, मूल अधिकारों की विशेषता हमने इसमें अध्ययन किया। अब आगे विशिष्ट अधिकार 14 से लेकर 32 तक के हमारे पास विशिष्ट अधिकार हैं।
यानी अनुच्छेद 14 से 32 तक विशेष अधिकार हैं जो विशेष रूप से नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और भाग 3 के अंदर बाकी जो बच गए 12, 13 और 33, 34, 35 वो इन मूल अधिकारों के बारे में ही उनका कोई वर्णन किया गया है। आपातकाल में अब यह है कि आपातकाल में स्थिति, मूल अधिकारों की आपातकाल में क्या स्थिति है, यानी यदि देश के ऊपर आपातकाल लग जाए तो मूल अधिकारों का क्या हो। तो उसमें क्या है, देश के अंदर आपातकाल लगे, आपातकाल लगने के कारण हो सकते हैं कि या तो बाह्य आक्रमण हो जाए, या बाहरी किसी देश से युद्ध हो जाए, या आंतरिक अशांति स्थापित हो जाए, आंतरिक सशस्त्र शांति हो जाए, अशांति स्थापित हो जाए देश के अंदर और माहौल बहुत खराब हो जाए, उनको नियंत्रण करना मुश्किल हो। तो उस स्थिति के अंदर बाहर यानी कि ये अधिकार है संसद के पास कि वो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है, यानी राष्ट्रपति के माध्यम से निलंबित कर सकती है। अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 ये किसी भी परिस्थितियों के अंदर निलंबित नहीं होते हैं, यानी अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद हैं, ये आपातकाल के अंदर भी नागरिकों को मिले रहेंगे, तो इनका निलंबन नहीं होगा और इनको छोड़कर बाकी सभी का निलंबन हो सकता है। अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 का केवल बाह्य आक्रमण, यानी देश के ऊपर बाहर से कोई आक्रमण हो जाए या बाहर यानी कोई युद्ध हो जाए, देश का किसी देश से युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो, यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही अनुच्छेद 19 के 6 मूल अधिकार हैं उनका निलंबन हो सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी राष्ट्रपति चाहे तो अपने एक आदेश के द्वारा अनुच्छेद जो 19 के 6 जो स्वतंत्रता संबंधी जो अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, लेकिन इनकी कंडीशन ये होगी, इनकी शर्त है कि वो आक्रमण बाह्य होना चाहिए एवं या फिर युद्ध की स्थिति हो। आंतरिक अशांति की स्थिति में अनुच्छेद 19 है उसका निलंबन नहीं होगा, देश के अंदर आंतरिक अशांति हो जाएगी और उस समय यदि इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति लगे तो अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा, अनुच्छेद 19 बना रहेगा। विशिष्ट मूल अधिकार अनुच्छेद अब हम डिस्कस करेंगे, अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35 एक एक करके। अनुच्छेद 12 में क्या प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 13 में क्या प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 33, 34 और 35 में क्या प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 से 32 तक जो विशिष्ट अधिकार हैं, विशिष्ट मूल अधिकार हैं, इनका अध्ययन हम अगले जो इसके आगे जो वीडियो है उसमें विस्तृत रूप से करेंगे। अनुच्छेद 12 के अंदर क्या है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 उसमें दे रखा है कि राज्य की परिभाषा, राज्य क्या है, राज्य क्या है उस शब्द का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 में। तो राज्य क्या होता है, राज्य होता है संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाएं, ऐसी संस्था जो संवैधानिक है, यानी संविधान के द्वारा स्थापित संस्थाएं, जैसे संसद भवन हो गया, राज्य विधानमंडल हो गए, और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो संसद यानी कि संविधान के द्वारा स्थापित नहीं है, लेकिन वो संस्थाएं हैं जो संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, जैसे कि LIC, ONGC, ये कंपनियां हैं जो गैर संवैधानिक है लेकिन संविधान के अधीन रह के काम करती हैं। तो इन सभी को राज्य की परिभाषा में लाया गया है कि कोई भी संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं जो संविधान के अंदर रह के काम करती हैं उनको राज्य की परिभाषा में लाया गया है। दूसरी तरह से यदि हम समझें तो ऐसी कोई भी संस्था हो जो सरकार के अधीन काम करी हो, चाहे वो प्राइवेट यानी निजी संस्था हो, निजी संस्था जो सरकार के से एडेड है, सरकार के अधीन काम करी है, वो सारी संस्थाएं राज्य की परिभाषा में, जैसे कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, विधान परिषद, और जो नीचे ये जो जिला बोर्ड न्यास होते हैं वो पंचायती राज, नगर पालिका, ये जब सारी संस्थाएं हैं ये राज्य की परिभाषा के अंदर आती हैं। और दूसरे शब्दों में हम समझे तो जिस संस्था के ऊपर कोई ऐसी संस्था है जिसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई नहीं हो सकती हो,
यानी सीधा पुलिस जिस संस्था के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती हो वो संस्था सारे राज्य की प्रभाव सामने आ सकती है। पुलिस जिसके ऊपर कार्य कर सकती है, जैसे कोई व्यक्ति विशेष ने यदि कोई अपराध कर दिया तो उसके ऊपर पुलिस, उसके विरुद्ध पुलिस में शिकायत की जाएगी और वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, तो व्यक्ति वो राज्य नहीं है। लेकिन यदि कोई संस्था है और वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन काम करी है और यदि वहां से उस संस्था ने, पूरी संस्था ने यदि कोई अपराध कर दिया और फिर यानी मूल अधिकारों को हनन किया है या मूल अधिकारों को छीनने का उसने प्रयास किया है, तो उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई नहीं हो सकती है। उसके विरुद्ध हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका लगाते हैं। तो राज्य की परिभाषा है कि ऐसी संस्थाएं जो केंद्र और राज्य सरकार के अधीन काम कर रही हैं, जिसके पुलिस की कार्रवाई नहीं हो सकती, वो सभी राज्य की परिभाषाओं के अंदर आते हैं। उसके बाद में है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंदर विधि की परिभाषा दी गई है। जो अनुच्छेद 13 है उसमें दिया कि विधि में नियम क्या है। विधि जो संविधान के अंदर की विधि क्या है, विधि की जो परिभाषा है हमें अनुच्छेद 13 में मिलेगी। अनुच्छेद 13 में मिलेगी कि जो विधि है उसकी परिभाषा क्या है, नियम क्या है। तो विधि का मतलब संसद के द्वारा, जो संसद है उसके द्वारा और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए सारे नियम, कानून, कायदे, यानी जो संसद जो नियम बनाती है, राज्य विधानमंडल नियम बनाते हैं, वो सारे, या राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो सारे विधि के अंदर आते हैं। और कुछ ऐसे विधि के अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, ऐसे अधिनियम जो पहले से चले आ रहे हैं उनको भी विधि के दायरे में रखा जाता है। तो विधि का मतलब संसद के द्वारा बनाया गया कानून, राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाया गया कानून, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया, ये सारे विधि के अंदर आते हैं। और जो पहले से जो कानून चल रहे हैं देश के अंदर, पहले से कानून चल रहे हैं प्रथाओं के अनुसार या संविधान के जो दायरे के अनुसार या संविधान लागू होने से पहले ऐसे कोई कानून थे जो अब भी देश के अंदर चल रहे हैं, वो भी विधि की परिभाषा के अंदर ही आते हैं। अब अनुच्छेद 13 के अंदर 3 सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और अद्वितीयता का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब होता है कि देश के अंदर सरकार ने कोई कानून बनाया, यानी संसद ने कोई कानून बनाया है और उस कानून का कोई एक हिस्सा ऐसा है जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। यानी एक कानून बनाया गया है और उस कानून के अंदर, उदाहरण के लिए हम देखें कि उस कानून के अंदर 15 अनुच्छेद यानी 15 धाराएं वगैरह दी गई हैं, उनमें से एक अनुच्छेद, एक धारा ऐसी है जो मूल अधिकारों का हनन करती हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस एक धारा को डिलीट कर देगा, उसको पृथक कर देगा मूल उसके जो विधेयक से। यानी पूरा विधेयक हटाने की आवश्यकता नहीं होगी कि जो भी किसी भी विधेयक का जो भाग, जो हिस्सा मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो, मूल अधिकारों का अल्पीकरण कर रहा हो, उनका जो कम कर रहा हो, तो उस हिस्से को ही हटा दिया जाता है। तो यह है पृथक्करण का सिद्धांत। यह अनुच्छेद 13 में है पृथक्करण का सिद्धांत कि आप उस भाग, उस हिस्से को पृथक कर दीजिए अपने विधेयक से जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत है कि कई ऐसे कानून हैं जो देश में चलते आ रहे हैं, देश के अंदर चलते आ रहे कई ऐसे कानून हैं और उन कानूनों के, यानी वो कानून यदि मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो उनको ढक दिया जाएगा, उन पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, यानी उस पर स्वतः प्रतिबंध लगा जाए। ऐसे कानून है वो चल रहे हैं और वो यदि मूल अधिकारों का, जब तक वो चल रहे हैं सही है, लेकिन यदि उनमें से किसी ने मूल अधिकारों को हनन किया, मूल अधिकारों को यदि वो कम करने का वो उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा ऐसे कानून के द्वारा, तब उस स्थिति में स्वतः ही उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, यानी लग जाता है, स्वतः उस पर प्रतिबंध लग जाता है। उसे मतलब आच्छादन, उसको आच्छादित कर दिया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है। और यदि देश के अंदर कोई नई प्रकार की स्थिति पैदा हो जाए और वो कानून यदि महत्वपूर्ण हो और तब यदि वो मूल अधिकारों का हनन न कर रहे हो, तब उनको दोबारा से सक्रिय किया जा सकता है। तो मूल आच्छादन मतलब कि ऐसे कानून जो देश में चल रहे हैं और जब वो मूल अधिकारों का हनन
करेंगे या उनका अल्पीकरण करेंगे तो उनको आच्छादित कर दिया जाता है, उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है। और नई परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि जब वो मूल अधिकारों का मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं कर रहे हो तब उनको सक्रिय कर दिया जाता है, उनको एक्टिव कर दिया जाता है। तो ये आच्छादन का सिद्धांत है अनुच्छेद 13 के अंदर। अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत है अनुच्छेद 13 के अंदर अधित्याग का सिद्धांत है। और अधित्याग के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। व्यक्ति कोई भी हो जो इस देश का नागरिक है, इस देश का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं मूल अधिकारों का त्याग कर रहा हूं, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा मूल अधिकारों का त्याग करने मतलब दूसरे व्यक्ति के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। या देश के अंदर जिस समय देश के अंदर संविधान लागू हुआ था उसमें देश की जो जनता थी वो काफी निरक्षर थी, यानी बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, प्रतिशत के हिसाब से देखें बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। तो संविधान निर्माताओं को ये संदेह हुआ कि ऐसी सिचुएशन हो जाए कि एक व्यक्ति दबाव डाल कर किसी दूसरे व्यक्ति पे दबाव डाल करके उसके अधिकारों का त्याग करवाने का भी प्रयास कर सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने पहले से ये सेट कर दिया, अधित्याग का सिद्धांत स्थापित कर दिया कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। अब संविधान संशोधन विधि पर न्यायिक समीक्षा, ये इसमें दे रहे कि संविधान संशोधन विधि नहीं, जो संविधान का संशोधन है विधि की परिभाषा में हम संविधान संशोधन को नहीं ले सकते। संविधान का जो संशोधन होता है, संशोधन जो संविधान में किया गया है उसको हम विधि नहीं मानेंगे। ये अनुच्छेद 13 के अनुसार, अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं है, लेकिन इसकी न्यायिक समीक्षा होगी, इनकी न्यायिक समीक्षा होगी, इनकी संशोधन होगा संविधान के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट जांचेगा कि वो सही हैं या गलत हैं। यानी जो संशोधन किया गया है कि इस प्रकार का संशोधन तो नहीं किया गया जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करता हो। तो संशोधन जो है वो विधि की परिभाषा में नहीं है, ये अनुच्छेद 13 के अनुसार कहा गया। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? न्यायिक समीक्षा की जो न्यायिक समीक्षा है ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित होकर लिया गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पे न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 ये केंद्र सरकार को यानी संसद को ये अधिकार है। अनुच्छेद 13 संसद के लिए, अनुच्छेद 32 ये दोनों जो सुप्रीम कोर्ट है उनको अधिकार, यानी अनुच्छेद 13 और 32 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो न्यायिक समीक्षा करे। संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून है, उनका जो संसद ने जो कानून बनाए हैं या संविधान के अंदर जो संशोधन किया है उनकी समीक्षा करे सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 के अंदर ये प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 226 में प्रावधान किया है कि हाई कोर्ट राज्य के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनकी समीक्षा करे। न्यायिक समीक्षा के आधार क्या होते हैं? यानी न्यायिक समीक्षा होती है उनके आधार क्या है कि शासन कार्यों को वैधानिक बनाना। न्यायिक समीक्षा का आधार एक ये है कि हमें जो शासन के जो कार्य हैं उनको वैधानिक बनाया जाए। कोई शासन, कोई विधायिका इस प्रकार के कानून लेके आए जो संविधान के विरुद्ध जा रहा हो, संविधान के नियमों से बाहर होकर कर रहा हो तो उसको वैधानिक बनाने के लिए, उसको संवैधानिक बनाने के लिए हम न्यायिक समीक्षा का सहारा लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के कोई विधेयक होते हैं जो संविधान के दायरे से बाहर जा रहे हैं तो उनको निरस्त कर सकता है। मूल अधिकारों की सुरक्षा करना दूसरा महत्वपूर्ण आधार है कि जो न्यायिक समीक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण आधार कि वो मूल अधिकारों की सुरक्षा करती है कि कोई भी कानून बना दिया गया है या कोई संशोधन किया गया है और यदि वो मूल अधिकारों को हनन कर रहा हो, उनका अल्पीकरण कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उनको स्वतः निस्तारित इस प्रकार के कानून को हटा देगा, उनको निस्तारित कर देगा। तो मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करती है न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका को सरकारी हस्तक्षेप से अलग करना, न्यायिक समीक्षा के द्वारा जो न्यायपालिका होती है उनको सरकारी हस्तक्षेप से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि यदि सरकार का प्रभाव न्यायालय के ऊपर पड़ेगा, न्यायालय के ऊपर यदि सरकार का प्रभाव पड़ेगा तो उनके निर्णय प्रभावित हो सकते हैं और यदि उनके निर्णय प्रभावित होंगे तो
फिर देश के अंदर संविधान की जो गारंटी है वो प्रदान नहीं की जाएगी लोगों को। अब तो न्यायपालिका को सरकार के हस्तक्षेप से अलग करने का काम न्यायिक समीक्षा का आधार है। अनुच्छेद 33 के अंदर संसद द्वारा प्रतिबंध, यानी कि अनुच्छेद 33 है उसके अंदर ये प्रावधान किए गए हैं कि संसद भारतीय जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, जैसे सैनिक बल है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, जो गुप्त एजेंसियां हैं, यानी जो ऐसी एजेंसियां जो राष्ट्र की सुरक्षा के अंदर संलिप्त हैं, उन पर उनके जो अधिकार हैं उन पे संसद द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी संसद उन अधिकारों पे प्रतिबंध वो लगा सकती है। अनुच्छेद 34 के अंदर प्रावधान किया गया है कि सैनिक प्रशासन या मार्शल लॉ की स्थिति, किस देश के किसी भी हिस्से के अंदर सैनिक प्रशासन लग जाए या कोई जो मार्शल लॉ है उसकी स्थिति स्थापित हो जाए तो मूल अधिकारों के क्रियान्वयन है उसके ऊपर रोक लगाई। 35 के अंदर है, अनुच्छेद 35 के अंदर कुछ मूल अधिकारों को कानून बनाकर लागू करना। अनुच्छेद 35 के अंदर प्रावधान दिया गया है कि कुछ मूल अधिकार तो स्वतः ही लागू हो जाते हैं देश के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जिनको लागू करने के लिए कानून बनाया जा सकता है। तो उस प्रकार के अधिकार वो हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 जो ये मूल अधिकारों के श्रेणी में आते हैं उसको लागू करने के लिए इस पे कानून बनाया जाएगा, स्वतः ये लागू नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 35 के अंदर कहा गया है कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो स्वतः लागू हो जाते हैं और कुछ मूल अधिकारों को लागू करना पड़ता है। अब मूल अधिकारों के ऊपर देश के अंदर 4 प्रसिद्ध वाद हुए हैं। हमारे देश के अंदर मूल अधिकारों से संबंधित 4 प्रसिद्ध वाद हुए हैं। तो उसमें एक है पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के अंदर, 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के अंदर विवाद हुआ था मूल अधिकारों के ऊपर कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है नहीं कर सकती 1951 में, और इसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरा जो हुआ था सज्जन सिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार, सज्जन सिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार 1964 में ये दूसरा मामला हुआ था मूल अधिकारों से संबंधित। उसमें एक आया था कि संसद को अधिकार है कि वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये 1964 तक का जो दौर था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर था, और इससे हमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो निर्णय आए थे वो जो सरकार उस समय की जो सरकार थी, कांग्रेस जो पार्टी थी या जो उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो व्यक्तित्व था उनसे प्रभावित थे, उनके विरुद्ध इन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया गया। उसके बाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में बहुत फेमस मूल अधिकारों से संबंधित बहुत प्रसिद्ध ये एक निर्णय रहा है जो 1967 में हुआ है, और यह गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। इसमें कहा गया है कि इसके अंदर आदेश यानी ये निर्णय आया था कि संसद न तो मूल अधिकारों के अंदर संशोधन कर सकती है और न उनको अल्पीकरण कर सकती है, यानी मूल अधिकारों के अंदर ये संसद को कोई अधिकार नहीं है कि वो संशोधन करे, यानी वो जैसे हैं वैसे ही देश के अंदर लागू होने चाहिए, वो नागरिकों को प्रदान है। अब उसके बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 के अंदर केशवानंद भारती का जो मैटर था वो बहुत फेमस है। उन्होंने मूल ढांचे शब्द का यूज किया, मूल ढांचा शब्द का यूज किया। इसमें कहा गया कि भारतीय जो संसद है उसके पास अधिकार है कि वो मूल अधिकारों के अंदर भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे का ये ध्यान रहे कि उनके मूल ढांचों के अंदर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं पैदा होना चाहिए। तो इस प्रकार से मामले हैं मूल अधिकारों से संबंधित। इससे आगे की वीडियो में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 14 से 32 तक जो विशिष्ट मूल अधिकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।